अपने अंतिम दिनों में महात्मा गांधी इस हद तक अपनी मौत का पुनर्मान लगा चुके थे कि लगता था कि वो खुद अपनी मौत के षड्यंत्र का हिस्सा है। 20 जनवरी को जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया, उसके बाद से अगले 10 दिनों तक उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और प्रार्थना सभा के भाषणों में कम से कम 14 बार अपनी मृत्यु का जिक्र किया। 21 जनवरी को उन्होंने कहा, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूं, तो मैं वाकई बधाई का हकदार हूं। 29 जनवरी 1948 की शाम राजीव गांधी को लिए इंदिरा गांधी, नेहरू की बहन कृष्णा हठी सिंह, नयनतारा पंडित और पद्मजा नायडू गांधी से मिलने बिरला हाउस गए थे। कैथरीन कैफ इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, घर से निकलने से पहले इंदिरा गांधी को माली ने बालों में लगाने के लिए चमेली के फूलों का गुच्छा दिया था। इंदिरा ने तय किया कि वो उसे गांधी जी को देंगी। बिरला हाउस में वो लोग लॉन में बैठे हुए थे, जहां गांधी एक कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे। 4 साल के राजीव थोड़ी देर तो तितलियों के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन फिर गांधी के पैरों के पास आकर बैठ गए और इंदिरा के लाए चमेली के फूलों को उनके पैरों के उंगलियों में फंसाने लगे। गांधी ने हंसते हुए राजीव के कान पकड़ लिए और कहा, ऐसा मत करो, सिर्फ मरे हुए व्यक्तियों के पैरों में फूल फंसाए जाते हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे। उन्होंने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने शहद और नींबू के रस से बना एक पेय लिया और दोबारा सोने चले गए। जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने ब्रज कृष्ण से अपनी मालिश करवाई और सुबह आए अखबार पढ़े और आभा से बांग्ला भाषा सीखने की अपनी मुहिम जारी रखी। नाश्ते में उन्होंने उबली सब्जियां, बकरी का दूध, मूली, टमाटर और संतरे का जूस लिया। उधर शहर के दूसरे कोने में सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में जब नारायण आप्टे और विष्णु करकरे पहुंचे, उस समय तक नाथूराम गोडसे जाग चुका था। डोमिनिक लैपियर अपनी किताब में लिखते हैं, किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाए। बाजार से एक बुर्का भी खरीदा गया। जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये युक्ति काम नहीं करेगी। उसके हाथ ढीले ढाले बुर्के की तहों में फंस कर रह जाएंगे। वो बोला, ये पहनकर तो मैं अपनी पिस्तौल ही नहीं निकाल पाऊंगा और औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा तो उसकी वजह से मेरी ताउम्र बदनामी होगी, सो अलग। आखिर में आफ्टे ने कहा, कभी कभार सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि नाथूराम को फौजी ढंग का स्लेटी सूट पहना दिया जाए, जिसका उन दिनों बहुत चलन था। वो लोग बाजार गए और नाथूराम के लिए वो कपड़ा खरीद कर लाए। नाथूराम गोडसे ने अपनी बरेटा पिस्तौल निकाली और उसमें 7 गोलियां भरी। दोपहर के बाद गांधी जी से मिलने कुछ लोग आए हुए थे। उन लोगों में से खास राधा मुकुंद मुखर्जी भी थे। गांधी जी से मिलने वालों में सबसे खास शख्स थे सरदार पटेल, जो 4:30 बजे वहां पहुंचे। दूसरी तरफ समय काटने के लिए गोडसे और उसके साथी प्रतीक्षा कक्ष में चले गए। नाथूराम ने कहा, मेरा जी मूंगफली खाने का कर रहा है। आफ्टे मूंगफली खरीदने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने कहा कि मूंगफली तो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही है, क्या काजू या बादाम से काम चल जाएगा? इस पर नाथूराम ने कहा, मुझे सिर्फ मूंगफली ही चाहिए। आप्टे एक बार फिर मूंगफली की खोज में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से थैले में मूंगफली लेकर आया।
नाथूराम बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगा। इतने में चलने का समय हो गया। तय हुआ कि गोडसे और उसके साथी पहले बिरला मंदिर जाएंगे। वहां से नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस के लिए एक तांगा किया। नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आपटे और करकरे ने भी एक अलग से टांगा कर बिरला हाउस पहुंचे। वहां पहले से अधिक तादाद में संतरी जरूर तैनात थे, लेकिन कोई अंदर जाने वालों की तलाशी नहीं ले रहा था। हम टहलते हुए जब बगीचे में पहुंचे तो हमने देखा कि नाथूराम भीड़ में लोगों के बीच घुल मिलकर खड़े था। हम भी उनके दोनों ओर जाकर खड़े हो गए। न उन्होंने हमारी तरफ देखा न हमने उसकी तरफ। उधर गांधी और पटेल के बीच, पटेल और नेहरू के बीच के बढ़ते मतभेदों पर चर्चा हो रही थी। ये चर्चा इतनी गहरी और गंभीर थी कि गांधी जी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो गई। इस बातचीत के दौरान, जैसे कि उनकी आदत थी, गांधी जी लगातार सूत काटते रहे। 5:15 पर वो बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। उन्होंने अपने हाथ अपनी भांजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका रखे थे। चूंकि उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल पर जाने के लिए शॉर्टकट लिया। गांधी जी प्रार्थना स्थल के बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गोडसे उनकी तरफ बढ़ा। उसके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वो गांधी जी के पैर छूना चाह रहा हो। आभा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने आभा को धक्का दे दिया और उसके हाथ से गांधी की नोटबुक, थूकदान और तस्वीर छिटक कर जमीन पर गिरा दिया। तभी गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार एक के बाद एक 3 फायर किए। एक गोली गांधी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी। गांधी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। खून से भीगी उनकी धोती में मनु को गांधी जी की इंगरसोल घड़ी दिखाई दी। उस समय घड़ी में 5:17 हुए थे। गांधी जी की मौत की खबर हर जगह फैल गई। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे अपनी किताब गांधी वध और मैं में लिखते हैं, गोलियां छोड़ते ही अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर नाथूराम चिल्लाया, पुलिस पुलिस। लेकिन आधा मिनट बीतने पर भी कोई उनके पास नहीं आया। तभी एक वायु सैनिक अधिकारी की नजरें उससे मिली। आंखों ही आंखों में गोडसे ने उन्हें अपने निकट आने के लिए कहा। उसने आकर नाथूराम की कलाई ऊपर से ही पकड़ ली। उसके बाद कई लोगों ने नाथूराम गोडसे को घेर लिया। कुछ ने नाथूराम को पीटा भी। एक उत्तेजित व्यक्ति ने पिस्तौल को नाथूराम के सामने रखते हुए कहा, मैं इसी पिस्तौल से तुम्हें मार डालूंगा। नाथूराम ने जवाब दिया, बहुत खुशी से। लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता कि पिस्तौल को संभालने का ज्ञान तुम्हें है। उसका सेफ्टी कैच खुला है। जरा सा धक्का लग जाने से तुम्हारे हाथों दूसरा कोई मर जाएगा। ये बात वहां खड़े पुलिस अधिकारी की समझ में आ गई। उसने तुरंत पिस्तौल अपने हाथ में लेकर उसका सेफ्टी कैच बंद कर उसे अपनी जेब में रख लिया। उसी समय कुछ लोगों ने नाथूराम पर छड़ियों से वार किया, जिससे नाथूराम के माथे से खून बहने लगा। गांधी जी की मौत की खबर सुनकर वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे मौलाना आजाद और देवदास गांधी। उसके तुरंत बाद नेहरू, पटेल, माउंटबेटन, दूसरे मंत्री और सेना अध्यक्ष जनरल रॉय बूचर वहां पहुंचे। जब भीड़ थोड़ी छटी तो गांधी के साथी उनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर ले आए। गांधी के शव के स्नान कराने की जिम्मेदारी ब्रज कृष्ण
चांदीवाला को दी गई। चांदीवाला पुरानी दिल्ली के एक परिवार से आते थे। 1919 से ही जब उन्होंने पहली बार गांधी को अपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बोलते हुए सुना, उस दिन से ही उन्होंने खुद को गांधी की सेवा के लिए लगा लिया था। ब्रजकृष्ण चांदीवाला ने गांधी के रक्त रंजित कपड़े उतारकर उनके बेटे देवदास गांधी के हवाले किए। उन कपड़ों में उनकी ऊनी शॉल भी थी, जिसमें गोलियों के 3 छेद बने थे। खून बहने से उनके कपड़े उनके जिस्म से चिपक गए थे। बापू का निर्जीव शरीर लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ था। ब्रजकृष्ण कहते हैं कि मैंने उन्हें नहलाने के लिए टब से लोटे में ठंडा पानी भरा और बापू के शरीर पर डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी अचानक अपने आप ही मेरा हाथ रुक गया। बापू ने कभी भी ठंडे पानी से स्नान नहीं किया था। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। जनवरी की रात भी जबरदस्त ठंड थी। मैं किस तरह वो बर्फीला पानी बापू के शरीर पर डाल सकता था। मेरे टूटे दिल से एक आह सी निकली और मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। लेकिन फिर मैंने उसी ठंडे पानी से बापू को नहलाया। मैंने उनके शरीर को पोंछा और वही कपड़ा उन्हें पहना दिया जो मैंने उनके पिछले जन्मदिन पर उनके लिए खुद लाया था। मैंने उनके गले में सूत की बिनी हुई माला भी पहनाई और मनु ने उनके माथे पर तिलक लगाया। अगले दिन बिरला हाउस से गांधी जी की शव यात्रा पहले बाएं मुड़ी और फिर दाहिने मुड़ते ही इंडिया गेट की तरफ बढ़ चली। शायद पहली बार लोगों को इंडिया गेट की दीवार पर चढ़कर महात्मा गांधी की शव यात्रा को देखते हुए देखा गया। जब गांधी जी की शव यात्रा दिल्ली गेट के पास पहुंची तो 3 डकोटा विमानों ने नीचे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपिता को सलामी दी। बाद में अनुमान लगाया गया कि महात्मा गांधी की शव यात्रा में कम से कम 15 लाख लोग शामिल हुए थे। अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले डॉज गाड़ी का इंजन बंद कर दिया गया और भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के 250 जवान 4 रस्सों की मदद से गाड़ी को खींचकर उस स्थान पर ले गए जहां गांधी जी की चिता में आग लगाई जानी थी। जैसे ही शाम के धुंधलके में गांधी जी की चिता से लाल लपटें उठी, वहां मौजूद लाखों लोग एक स्वर में कह उठे, महात्मा गांधी अमर रहे। बर्नार्ड शॉ ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह दिखाता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोक संदेश में लिखा, वो हिंदू समुदाय के महानतम लोगों में से एक थे।